हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक चेन रूल के ऊपर ट्यूटोरियल दूंगा कि हम जो चेन रूल की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक चेन रूल होता है, उसकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। समटाइम्स हमें समझ नहीं आता कि इस प्रॉब्लम ये काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें कई बार हम लोग कुछ गलती कर देते हैं, जिससे हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। मैं आज आपको उसके ऊपर ट्यूटोरियल दूंगा, आपको गाइड करूंगा कि हमें चेन रूल को कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए वाया दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फार्मूलाज बताऊंगा रिलेटेड टू चेन रूल। सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। इसके अंदर सबसे पहले एक आता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज़ टू क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब बोलेंगे। वो दो क्वांटिटीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तब होंगी जब किसी एक को बढ़ाने से या एक को डिक्रीज करने से दूसरी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उतनी ही एक्सटेंट से। इट मीन्स सपोज कीजिए मेरे पास ए और बी दो क्वांटिटी हैं, और अगर मैं ए को 5 पॉइंट से बढ़ा देता हूँ, बी भी 5 पॉइंट से बढ़ना ही चाहिए। तो ये जो ए और बी है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेंगी। अगर मैं ए को 5 पॉइंट से डिक्रीज कर देता हूँ, तो देन बी भी 5 पॉइंट से डिक्रीज होनी चाहिए, देन ए और बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेंगी। व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन? टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल if on the increase of the one or on the decrease of the one the other increases or decreases to the same extent। यानी कि अगर मैं किसी एक क्वांटिटी को कुछ पॉइंट तक बढ़ाता हूँ, कुछ टर्म्स तक बढ़ाता हूँ, तो जो सेकंड क्वांटिटी है वो भी उतने ही एक्सटेंट में या तो बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। तब हम उन दो क्वांटिटीज को, जो कि ए और बी हैं, उन्हें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। Cost is directly proportional to the cost is directly proportional to number of articles। What I mean is अगर more articles हैं मेरे पास, उनका cost क्या रहेगा? more cost। अगर less articles हैं तो cost क्या रहेगा? less cost। ये जो चीज़ है, कॉस्ट और जो आर्टिकल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स और जो उनकी कॉस्ट है वो आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज करेगी, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिक्रीज करते हैं तो कॉस्ट डिक्रीज करेगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। वर्क डन इज डायरेक्टली proportional to the number of men working on it। It means friends, जो सपोज कीजिए हमने कुछ बंदों के लिए काम उनको दिया है कि आपको ये इतने दिन में करना है, तो जो नंबर ऑफ मैन और जो वो काम है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ मैन बढ़ा देता हूँ तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा काम मैं उनको दे पाऊंगा, या अगर मैं नंबर ऑफ मैन कम कर देता हूँ तो मेरे को काम भी कम करना पड़ेगा। तो इट मीन्स जो मेरे नंबर ऑफ मैन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मैंने कितना काम उनको दिया है। सेकंड इज फ्रेंड्स, इट इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। Friends, what is indirect proportional? Two quantities are said to be indirectly proportional if on the increase of the one, other decreases to the same extent and vice versa। It means दो क्वांटिटी, सपोज कीजिए मैं ए और बी, मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं। अगर मैं ए को अप टू 5 पॉइंट इंक्रीज करता हूँ तो बी अप टू 5 पॉइंट डिक्रीज होना चाहिए, देन ए और बी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हो जाएंगी। अगर मैं ए को 3 से करता हूँ इंक्रीज और इसको मैं 5 से करता हूँ तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये केस होना चाहिए कि अगर मैंने एक क्वांटिटी को 5 पॉइंट से इंक्रीज करा या 3 पॉइंट से इंक्रीज करा तो बी क्वांटिटी
5 पॉइंट से या 3 पॉइंट से डिक्रीज करनी, यानी सेम एक्सटेंट से वो डिक्रीज करनी चाहिए। इट मीन्स व्हाट इट इज, indirect proportional is two quantities are said to be indirectly proportional if on the increase or decrease of the one other decreases or increases to the same extent. So it is called as indirect proportion. So let me show you example. My first example is the time taken by a car, the time taken by a car in covering a certain distance is inversely proportional to the speed of car. So what it means friends, एक कार जो टाइम लेती है कुछ डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी टू द स्पीड ऑफ द कार. सो इट मीन्स अगर मेरी ज़्यादा स्पीड है तो मुझे लेस टाइम लगेगा टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस. इफ माई स्पीड इज मोर देन इट विल टेक less time to cover a certain distance. So my second example is example 2. What it is, time taken to finish a work is inversely proportional to number of persons working at it. इट मीन्स फ्रेंड्स, अगर मुझे कोई काम फिनिश करना है, वर्क फिनिश करना है, तो उसमें जो टाइम लगता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन दैट वर्क और वर्किंग एट दैट वर्क. सो व्हाट इट मीन्स, अगर मेरे पास बंदे ज़्यादा हैं, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं काम करने वाले, तो मुझे किसी पर्टिकुलर काम को करने में कम टाइम लगेगा. अगर मेरे पास बंदे कम हैं तो मुझे उसी पर्टिकुलर काम को करने के अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा. सो आई विल शो यू नाउ द एग्जांपल्स. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के, जो कि चेन रूल के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू चेन रूल. सो ये क्वेश्चंस हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं या फिर हमारी मैथमेटिक्स में भी होते हैं. सो हमें कैसे उन्हें सॉर्ट आउट करना है. इनके अंदर बेसिक दो चीज़ें हैं. एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जो मैंने आपको बताया है. इसके अंदर किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तब बोलेंगे या कि जिसमें कि अगर हम एक क्वांटिटी को कुछ पॉइंट तक बढ़ाएं तो सेकंड क्वांटिटी भी उतने ही पॉइंट तक बढ़ती है, या हम किसी क्वांटिटी को कुछ पॉइंट तक घटाएं तो सेकंड क्वांटिटी भी उतने पॉइंट तक घटती है. तो उसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल देते हैं. और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है कि हमने किसी क्वांटिटी को कुछ पॉइंट तक बढ़ाया तो दूसरी क्वांटिटी उतने ही पॉइंट पर डिक्रीज करनी चाहिए, और अगर हमें उसे डिक्रीज किया एक क्वांटिटी को कुछ पॉइंट्स तक, तो हमें सेम पॉइंट्स पे वो इंक्रीज करनी चाहिए बी क्वांटिटी, तब वो ए और बी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी. सो मैंने आपको एग्जांपल्स भी दोनों के अलग अलग समझा दिए हैं. तो अभी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर सॉर्ट आउट करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं. इफ 15 टॉयज कॉस्ट रुपीज 234, so what do 35 toys cost? So let us start friends. Let the हम एक cost जो हमें 35 टॉयज का इन्होंने पूछा है, हम उसे कंसीडर कर लेते हैं. let the required cost be rupees x. सो हमने जो हमें 35 टॉयज की कॉस्ट निकालनी है उसे हमने x कंसीडर कर लिया इस केस में. सो अब टॉय ज़्यादा है, मोर टॉयज, सो मोर कॉस्ट. सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट
proportion which I show you here. If number of articles is more, then cost is more. If number of articles is less, cost is less. तो same question is here. Number of toys 15, उसकी cost ₹234 दी है, तो इन्होंने पूछे 35 को टॉयज़ की कॉस्ट क्या होगी. तो हमने फिलहाल उसे x मान लिया है, बट पहले 15 टॉयज़ है, अभी 35 टॉयज़ हैं, तो टॉयज़ ज़्यादा हैं तो कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है. सो व्हाट विल बी आवर आंसर फ्रेंड्स? 15 is to 35. We have to take toys, and accordingly 234 is to x. 15 टॉयज़ की कॉस्ट 234 है, 35 टॉयज़ की कॉस्ट हमने x कंसीडर की है. सो इस केस में हमें जो निकालना है फ्रेंड्स, इट इज़ 15 बाय 35, दैट इज़ 234 बाय x. इट मीन्स 15x is equal to 234 into 35. So what will be my answer friends? It is 35 into 234 by 15, that is equal to 546. So cost of 35 toys is equal to 546 rupees. So hope you friends you understand this example. हमें 15 टॉय का कॉस्ट दिया था, दैट इज़ ₹234, और हमें कैलकुलेट करना था 35 टॉयज़ का कॉस्ट. सो यहाँ पे हमने 35 टॉयज़ का कॉस्ट जो हमें निकालना है उसे मैंने x कंसीडर कर लिया था. और अब मुझे पता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है कि टॉयज़ अब क्वांटिटी बढ़ गई है, 15 से 35 हो गई है, तो कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम उसे ऐसे मेंशन करते हैं, टॉयज़ को हमने प्रोपोर्शन में रखना टॉयज़ के, और कॉस्ट को हमने प्रोपोर्शन में रखना कॉस्ट के. सो इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे जो कि 546 रुपीज़ आएगा. सो मैं अगला आपको एग्जांपल शो करता हूँ फ्रेंड्स. एग्जांपल 2. इफ 36 men can do a piece of work in 25 hours, in how many hours will 15 men do it? So now friends, हम कंसीडर कर लेते हैं, इन्होंने हमें क्वेश्चन दिए है कि 36 लोग जो हैं वो एक काम को करते हैं 25 घंटों में. सो कितने घंटों में 15 लोग काम करेंगे? सो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स बी x. हम कंसीडर कर लेते हैं कि उन्हें x घंटे लगेंगे इस काम को करने के 15 लोगों को. तो अभी लेस मैन more hours. So it is a case of indirect proportion. अभी फ्रेंड्स देखिए 36 आदमी थे तो उन्होंने 25 घंटे में कर दिया. अभी 15 आदमी है तो उन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा. सो ये केस है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का, जो मैंने आपको अभी पीछे समझाया था कि टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग एट इट. कि जो कोई हमें पर्टिकुलर काम दे दिया तो उसको उस काम को करने में जो हमें समय लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि उस काम पे कितने बंदे लगे हुए हैं, कितने लोग लगे हुए हैं उस काम को करने के लिए. तो अगर ज़्यादा आदमी होंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर कम लोग लगे होंगे उस काम पे तो टाइम ज़्यादा लगेगा. सो जो ये केस है ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है. इधर 36 आदमी 25 घंटे में करते हैं तो 15 आदमी कितने घंटे में करेंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू, 15 is to 36 and that is 25 is to x. So हमें इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, 15 को हमें कंसीडर करना है 25, इनवर्स प्रोपोर्शन करना है. ठीक है फ्रेंड्स. सो इसमें हमारा जो रिजल्ट आएगा 15 by 36 is equal to 25 by x, that is x is equal to 25 into 36 by 15. So it is equal to 60 hours. सो ऊपर आपने जो एग्जांपल देखा था उसके अंदर था मोर टॉयज मोर कॉस्ट. इसके अंदर क्या है, लेस मैन मोर आवर्स. सो वो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस था, ये इनडायरेक्ट. इन दोनों में डिफरेंस ये है जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं
टू सॉर्ट आउट। तो आपको देखिए इसके अंदर 15 टॉयज की कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन में थी उसकी कॉस्ट के। इसमें 36 आवर्स जो हैं वो हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिया है। जो 36 आदमियों ने काम किया 25 आवर्स में, तो हमने उनको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो चलिए मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स सॉर्ट आउट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। एग्जांपल 3, if wages of 6 men for 15 days be rupees 2100, then find the wages of 9 men for 12 days। तो अभी फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए, जो पहले मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स दिखाई है उसके अंदर हम सिर्फ दो क्वांटिटीज को मेंशन कर रहे थे। अभी इसके अंदर हम तीन फैक्टर्स कंसीडर करेंगे, एक तो नंबर ऑफ मैन, एक नंबर ऑफ डेज एंड देन दी वेजेस। तो यहाँ पे तीन फैक्टर्स हैं। हमें चेन रूल के अंदर तीन फैक्टर्स, इवन 4 फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो हमें सबको कंसीडर करना है कि कंसीडरेशन में लेना है कि क्या चीज़ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है और क्या चीज़ किसके इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हमें उसी हिसाब से उसे सॉर्ट आउट करना, जैसे मैं आपको इस एग्जांपल में अभी दिखाऊंगा। सो अभी इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या किया है, अगर इफ द वेजेस ऑफ 6 मैन फॉर 15 डेज, अगर 6 लोगों की वेज 15 दिनों के लिए 2100 रुपये है, तो व्हाट विल बी द वेजेस ऑफ 9 मैन, 9 आदमियों की वेज 12 दिन के लिए क्या होगी। तो अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो वेज एक्स है। लेट द रिक्वायर्ड wages be rupees x। so more men, यहाँ पे 6 आदमी है, यहाँ पे 9 आदमी है, तो ज्यादा आदमी होंगे, more men more wages। so that is a direct proportion। less days less wages, that is also a direct proportion। ज्यादा आदमी होंगे तो ज्यादा वेज लगेंगी, कम दिन होंगे तो कम वेजेस मिलेंगी। सो व्हाट विल बी आंसर, मैन हमारे पास 6 हैं तो हमें उसे प्रोपोर्शनल में रखते हैं लाइक दिस। डेज हमारे पास 6 आदमी थे तो 15 दिन लग रहे थे, और 9 आदमी हो गए तो वो काम हमारा 12 दिन में, यानी लेस डेज है तो लेस वेजेस भी हमें मिलेंगी। ये हमें प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो दैट इज 2100:x। क्योंकि 6:15 हमें इसके साथ 2100 रखा है डायरेक्ट में, क्योंकि ये डायरेक्ट है। ज़्यादा आदमी तो ज़्यादा वेज लगेगी, कम दिन है तो कम वेजेस लगेगी। सो व्हाट विल बी आंसर फ्रेंड्स, दैट इज we can show this quantities like this, that is 6/15 is equal to 9/12 is equal to 2100/x। so what we have to do, we have to do 6/9, that is 15/12। so what we have to do, 6 into 15 into x, that is like this, is equal to 2100 into 9 into 12। so x is equal to 2100 into 9 into 12 upon में 6 into 15। so what will be answer friends, it is 25/20। so अभी देखिए 6 आदमी काम कर रहे थे, 15 दिनों में उन्होंने वर्क फिनिश करा, बट नंबर ऑफ वेज 2100 है। अब आदमी ज़्यादा हो गए हैं तो वेजेस बढ़ जाएंगी और काम कम दिनों में होगा। तो वेजेस में जो डिफरेंस आ रहा है वो 420 रुपीज़ का हमें दिख रहा है। उनकी 2100 बन रही थी, इनकी 2520, और उन्होंने कम दिनों में भी काम कंप्लीट किया। तो इस केस में फ्रेंड्स जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतनी ज़्यादा वेज लगेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हुआ। उसके बाद दिन जितने कम होंगे उतने ही कम वेजेस लगेगी, यानी पहले 15 दिन लगे, 12 दिन लग रहे, 9 आदमी लगे, 12 दिन में कहते हैं लेस डेज लेस वेजेस। तो दोनों एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अभी मैन हमने 6:9 लिया, डेज हमने 15:12 लिया, पहले 15 दिन थे अब 12 दिन। तो इस केस में ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, दैट इज वी विल शो दिस लाइक
6/9 into 15/12 is equal to 21/100/x. So we can calculate x from here, that is 2520 rupees. So I'll show you another example, friends. If 20 men can build a wall 56 meters long in 6 days, what length of a similar wall can be built by 35 men in 3 days? So here what we have to consider, friends, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर 20 आदमी एक 56 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 35 आदमी 3 दिन में कितनी लंबी दीवार बना देंगे। सो अभी यहाँ पे 20 आदमी थे, यहाँ पे 35 आदमी हैं। सो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ वॉल बी x मीटर्स। सो अभी इसमें 20 आदमी हैं फ्रेंड्स और यहाँ पे 35 है, तो ये मोर मैन मोर लेंथ बिल्ट। सो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा फ्रेंड्स। सेकंड केस है लेस डेज, वो 20 आदमी 6 दिनों में 56 मीटर की लॉन्ग दीवार बना रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन बढ़ गए, तो यहाँ पे डेज कम हो गए, तो लेस डेज सो लेस लेंथ बिल्ट। कम दिन होंगे तो कम लेंथ बनेगी, तो ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। लेस डेज इट मीन्स लेस लेंथ built. So it is also a case of direct proportion. So what we have to consider, we have to take men as 20:35 and days as 6:3. That is directly proportional with 56:x. So मैंने आपको बताया था लास्ट एग्जांपल में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टू मेक इट इजियर टू सॉल्व। 20/35 इंटू 6/3 इज इक्वल टू 56/x। ये जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो उसे हमें इक्वल टू में रखना होता है। सो आई कैन सॉल्व इट लाइक दिस, 56 इंटू 3 इंटू 35 divided by 20 into 6. So what will be my answer, friends? It is 49. यानी अगर 20 आदमी 6 दिनों में 56 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं तो 35 आदमी 49 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे विद इन 3 डेज, क्योंकि यहाँ पे दिन कम हो गए थे तो लेस लेंथ बनेगी उस दीवार की, बट आदमी ज़्यादा थे तो ज़्यादा लंबी लेंथ। दोनों केस हैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल शो करता हूँ। इफ 15 men working 9 hours a day can reap a field in 16 days, in how many days will 18 men reap the field working 8 hours a day? सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 15 आदमी हैं, वो 9 घंटे एक दिन में काम करते हैं, तो वो एक फील्ड को जोतते हैं, बोते हैं 16 दिनों में। सो कितने दिनों में 18 आदमी उसी सेम फील्ड को रीप करेंगे अगर वो 8 घंटे दिन में काम करते हैं? सो सपोज लेट अस कंसिडर लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ days
बी एक्स। सो अब ज़्यादा आदमी है तो कम टाइम लगेगा, यानी पहले 15 आदमी थे तो 16 दिन ले रहे थे, अब 18 आदमी हैं तो आदमी बढ़ गए तो सेम हमारे पास पर्टिकुलर एक टास्क हम लोगों को दिया कि हमें उसी खेत को जोतना है। तो उस केस में हमारे पास जो अगर आदमी बढ़ गए तो हमें टाइम कम लगेगा। इट मीन्स मोर मैन लेस डेज। सो इट इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेकंड, लेस आवर्स हैं। अभी पहले जो आदमी काम करते थे 9 घंटा प्रतिदिन कर रहे थे उस फील्ड को रीप करने के लिए, अभी 18 आदमी 8 घंटा करेंगे, यानी घंटे कम हो गए हैं, तो इट विल बी टेक मोर डेज। सो अगर हमें लेस आवर्स पर डे काम करना है तो जो डेज लगेंगे वो ज़्यादा लगेंगे। सो ये भी केस है एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। सो अब हम इसको कैसे मेंशन करेंगे फ्रेंड्स? इट विल बी लाइक मैन 18:15। पहले 15 आदमी थे, अब 18 आदमी है। हम इसमें पहले अब जो हमें निकालना है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, उसमें हम पहले जो हमें दिया होता है हम उसको कंसीडर करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन केस में। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन केस में जो हमें निकालना है हम उसे पहले उसके साथ रेशो में फिक्स करेंगे। सो डेज आवर्स पर डे, दैट इज 8:9। पहले 15 लोग थे तो 9 घंटा कर रहे थे, अब 18 लोग हैं तो 8 कर रहे हैं। सो अब ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में पहले उन्होंने काम किया था 16 दिन में। सो अभी ये हो जाएगा हमारा 16:x। ये जो चीज़ है जो उन्होंने 15 आदमियों ने 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में कंप्लीट किया था, तो ये प्रोपोर्शन में किसके चला गया? इनके। और एक्स प्रोपोर्शन में जो हमें फाइंड आउट करना है वो चला गया इनके जो हमें गिवन था। सो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस बन गया फ्रेंड्स। इट मीन्स 18/15 इंटू 8/9 is equal to 16/. So what will be answer friends? It is x is equal to 16 into 15 into 9 divided by 18 into 8, that is equal to 15. So अगर पहले 15 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे तो उन्होंने 16 दिन में एक फील्ड को रीप कर दिया। अभी सेम फील्ड को रीप करना है बट नंबर ऑफ मैन है वो 18 हो गए हैं, और डेज जो है वर्किंग आवर्स जो पर डे है वो 8 आवर्स हो गई है। सो इस केस में हमारे ज़्यादा आदमी है तो लेस टाइम लगेगा हमें, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर फील्ड को हमें गिवन है कि हमें ये टास्क करना है इस केस के अंदर। सो उस केस के अंदर हमारे जो आदमी ज़्यादा हो गए तो डेज कम लगेंगे, टाइम कम लगेगा, और हमें जो पहले 9 घंटे काम करते थे 8 घंटे करना, तो लेस आवर्स है पर डे तो हमें ज़्यादा दिन लगेंगे। सो दोनों केस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के है। इस केस के अंदर हमें कंसीडर क्या करना होता है? जो चीज़ हमें सेकेंड टाइम पे पूछी गई निकालने के लिए उसे हम रेशियो में रखेंगे जो हमें गिवन है उसके साथ, और फिर हम उसे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैरी ऑन करके कर देंगे। सो इस केस में हमें 15 डेज लगेंगे सेम फील्ड को रीप करने के लिए, अगर वो 8 घंटे डेली वर्क करते हैं 18 बंदे। सो let us go with another example. If 9 engine consumes 24 metric ton of coal when each is working 8 hours a day, how much coal will be required for 8 engines, each running 13 hours a day? It is being given that 3 engines of former type consume as much as 4 engines
of letter type. So friends, it is a very interesting question. So in this question it is asked that अगर 9 इंजन 24 मीट्रिक टन कोयले को कंज्यूम करते हैं जब हर एक इंजन 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है। सो अब इन्होंने हमसे पूछा है कि हम कितना कोल कंज्यूम हो जाएगा, कितना कोयल रिक्वायर्ड है 8 इंजन्स के लिए जो डेली 13 घंटे काम करेंगे। और ये हमें इन्होंने एक्स्ट्रा दिए है कि जो 9 इंजन्स है इसमें जो 3 इंजन्स हैं वो 4 गुना ज़्यादा कोयला कंज्यूम करते हैं इन 8 इंजन्स के मुकाबले। जो इनमें से 4 इंजन हैं कंज्यूम करते हैं, it is given that 3 engines of former type consume as much as 4 engines of latter type. So let me show you the answer. Uh, Let us consider that 3 engines of former type consume 1 unit in 1 hour. Then 4 engines of latter type consume 1 unit in 1 hour. ये इन्होंने दिया है कि 3 इंजन जो फॉर्मर टाइप के हैं वो उतना ही कंज्यूम करते हैं जितना 4 इंजन लेटर टाइप। सपोज करो 3 इंजन जो फॉर्मर टाइप के हैं वो 1 यूनिट 1 घंटे में कंज्यूम कर रहे हैं, तो लेटर टाइप जो हमें जिसका निकालना है आंसर उसके 4 इंजन भी 1 यूनिट 1 घंटे में कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ से हम कंसिडर कर लें कि अगर एक इंजन है 1 इंजन ऑफ फॉर्मर टाइप कंज्यूम्स 1/3 unit in 1 hour, and 1 engine of latter type consume 1/4 unit in 1 hour. So हम कंसिडर कर सकते हैं लेट जो रिक्वायर्ड कोल क्वांटिटी है इट विल बी x टन्स। सो अभी पहले 9 इंजन थे तो अब 8 इंजन, तो लेस इंजन्स लेस कंजम्पशन। सो लेस इंजन it is less coal consumed. So it is a case of direct proportion. So second one is अब वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं दिन में, पहले थे 8 घंटा प्रतिदिन, जो इसमें दिया है क्वेश्चन में पहले था 8 घंटा प्रतिदिन, अब है 13 घंटे प्रतिदिन। तो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इज मोर, तो ज़्यादा कोयला कंज्यूम होगा। सो मोर वर्किंग आवर्स more coal consumed. So it is also a case of direct proportion. Now rate of consumption जो है पहले वाले इंजन का 1/3 यूनिट है 1 घंटे में और इसका है 1/4 यूनिट 1 घंटे में। सो रेट ऑफ कंजम्पशन लेस है तो लेस कोल कंज्यूम होगा। सो लेस रेट ऑफ, यहाँ पे 1/4 है कंजम्पशन रेट 1 घंटे में, वहाँ पे 1/3 है, सो 1/4 इज लेस, सो लेस कंजम्पशन रेट, लेस कोल consumed. So it is also a case of direct proportion. So I'll write I'll describe this description on another page. So number of engines, it is 9:8. Working hours, it is 8:13. Rate of consumption, that is 1/4
3:1/4. So it is in direct proportion with 24:x. So how can we represent this? 9/8 into 8/13 into 1/3 upon 1/4 is equal to 24/x. So what is the value of x, friends? 24 into 13 into 8 into 1/4 divided by 9 into 8 into 1/3. So it is 24 into 13 into 8 into 3 divided by 9 into 8 into 4. So if we sort out this, then x will be 26. I'll show you the same. 8 3 is a 24, 3 into 3 9 gone, 4 2 is a 8, 13 into 2 is 26. So it is 26 metric tons. So in this case, friends, we have given number of engines. वो 24 मीट्रिक टन कोयला कंज्यूम कर रहे हैं अगर वो 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं. तो हमसे पूछा गया है कि हमें कितना कोयला कंज्यूम होगा अगर 8 इंजन काम करते हैं 13 घंटे प्रतिदिन, और हमें ये दिया हुआ है कि जो 3 इंजन है फॉर्मर टाइप के वो उतना ही कोयला खाते हैं जितना 4 इंजन खाते हैं लेटर टाइप के. सो इस केस में हमें यहाँ से कंजम्पशन, ये हमें जो इंडिकेट कर रहा है वो हमें इनका कंजम्पशन रेट इंडिकेट कर रहा है जो हमें कंसीडर करना है. समटाइम्स क्या होता है, हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और हम इन दोनों चीज़ों को लेके आंसर सॉर्ट आउट कर देते हैं, हमारा आंसर होना होता है. सो यहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इट इज़ बीइंग गिवन दैट 3 इंजन्स ऑफ फॉर्मर टाइप कंज्यूम्स एज मच एज 4 इंजन्स ऑफ लेटर टाइप. तो यहाँ से हमें उन इंजन्स का कंजम्पशन रेट मिल रहा है. So I hope this example is clear, and it is mostly इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली आस्क होता है CBSE एग्जाम्स के अंदर. So hope you guys clearly understand what I have done here to let you understand. So let us go for another example. So let us show you a contract is to be completed in 46 days and 117 men were set to work, each working 8 hours a day. After 33 days, 4/7 of the work is completed. How many additional men may be employed so that work may be completed in time? Each man now working 9 hours a day. So friends, इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंदर किसी काम को कंप्लीट करना है 46 डेज में और 117 आदमियों को काम पे लगाया है, जो कि हर एक आदमी 8 घंटे डेली काम कर रहा है. अब 33 दिन बाद पता चलता है कि 4/7 ऑफ द वर्क, सपोज करो एक्स वर्क था तो 4/7 एक्स हमारा वर्क कंप्लीट हुआ है. तो अभी हमसे पूछा गया कि मैं कितने एडिशनल आदमी और काम पे लगाऊं ताकि जो मेरा गिवन वर्क है वो विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाए, और अब जो आदमी काम करेंगे वो 9 घंटे पर डे काम करेंगे. सो जो मेरा फ्रेंड्स, मैं इसको आपको बताता हूँ, जो मेरा रिमेनिंग वर्क है तो वो क्या रह गया, 4/7 मेरा कंप्लीट है तो आई विल कंसिडर 1 एज अ कंप्लीट वर्क माइनस 4/7, दैट इज 3/7 मेरा पेंडिंग वर्क है. ओके फ्रेंड्स, सो जो रिमेनिंग पीरियड है मेरा
that is 46 minus 33, that is 13 days. So let us consider that additional man, total man जो काम कर रहे हैं, let us consider that total आदमी जो काम कर रहे हैं, total man working are x. So less work less man. अभी जो हमसे पूछा गया है कि 4/7 ऑफ द वर्क ये कंप्लीट हो गया है इस केस के अंदर. सो अब काम कम बचा है, 3/7 वर्क ओनली लेफ्ट है जो पेंडिंग है. तो कम काम है तो आदमी कम लगेंगे. तो आई विल राइट दिस, इट इज लाइक लेस वर्क less men. So it is a case of direct proportion. Now less number of days. अभी हमारे पास टोटल 46 डेज का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से 33 ऑलरेडी हमारे निकल चुके हैं 4/7 वर्क को कंप्लीट करने में. तो अभी हमारे पास 13 दिन बचे हैं. सो हमारे पास नंबर ऑफ डेज लेस हैं, तो हमारे आदमी ज़्यादा लगेंगे. सो I'll write like this, less days more मैन पावर हमें यूज़ करनी है. सो इट इज़ अ केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. अभी देखिए फ्रेंड्स, इन एग्जांपल इन क्वेश्चंस में एक चीज़ कंसीडर करनी है चेन रूल के अंदर. जो चीज़ हमें निकालनी है, हमें उसका कंपैरिजन हर एक गिवन फैक्टर के साथ करना है. अभी हमसे पूछा है कितने एडिशनल मैन हम लोग लगाएं. सो अभी हमें हर एक चीज़ का कंपैरिजन, चाहे वो वर्क है, गिवन वर्क है, पेंडिंग वर्क है, या गिवन डेज है, उसका कंपैरिजन हमें इससे करना है. अभी एक और कंपैरिजन इन्होंने दिया हमें कि पहले जो लोग लगे थे वो 9-8 घंटे डेली वर्क कर रहे थे, और अभी जो एडिशनल लोग लगेंगे वो उससे साढ़े 9 घंटे डेली वर्क करेंगे. सो अभी नंबर ऑफ आवर्स आर डे इंक्रीज हो गए हैं. सो लेस नंबर ऑफ मैन, सो दैट इज मोर आवर्स पर डे, सो लेस मैन. अगर हम डेली ज़्यादा काम करेंगे, सो ज़्यादा घंटे काम करेंगे, तो हमें आदमी कम लगेंगे. सो इट इज़ ऑल्सो अ केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो पहला जो मेरा केस था दैट इज़ वर्क, दैट आई विल शो लाइक 4/7 is to 3/7 बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. मेरा 4/7 वर्क हो गया है, 3/7 पेंडिंग है. सेकंड मेरा केस है डेज का. सो इट इज़ पहले दिन थे 33 दिन मेरे लग चुके हैं, तो अब लेस दिन है, मेरे आदमी ज़्यादा लेंगे. तो इट इज़ अ केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो मैं जो बचे हुए दिन है उन्हें यहाँ कंसिडर करूँगा, और जो ऑलरेडी डेज हो चुके हैं मेरे लिए डेज 33 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हें मैं ऐसे कंसिडर करूँगा. सो थर्ड इज़ माई मोर आवर्स पर डे. सो इट इज़ आवर्स पर डे. सो ये भी एक केस है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का. ज़्यादा घंटे अगर प्रतिदिन काम करेंगे तो कम आदमी लगेंगे. तो पहले 8 घंटे करे थे, अब 9 घंटे. तो इट इज़ अ केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. आई विल शो इट लाइक दिस. सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 117:x. मैं इसलिए इस 117 को इधर कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि पहला केस जो मेरा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है. सो व्हाट विल आई डू फ्रेंड्स, इट इज़ 4/7 divided by 3/7 into 13/33 into 9/8 is equal to 117 by x. So x is equal to 117 into 33 into 8 into 3/7 divided by 4, 7 ऊपर, into 13 into 9. So 7 से 7, 4 2s are 9 1s are 9 3s are 13 से 13 गया. So my answer will be friends 13 2s are 66, 66 3s are 198. So my total number of days will be, अभी जो मेरे को काम करने में जो
सॉरी, टोटल नंबर ऑफ मैन जो मेरे काम करेंगे वो 198 करेंगे। सो 117 मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉय किए थे स्टार्टिंग में। सो मेरा जो एडिशनल जो मैन पावर मुझे यूज़ होगी वो क्या होगी, 198 माइनस 117, यानी अगर मैं 81 और लोग लगा देता हूँ 33 दिन बाद, तो मैं 46 दिन के अंदर अंदर उस बचे हुए 3/7 वर्क को मैं कंप्लीट कर लूँगा। मैं आपको दोबारा से एक बार इस एग्जांपल को समझाता हूँ फ्रेंड्स। इसमें मुझे कहा गया था कि एक हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमें किसी काम को 46 दिन में पूरा करना है, और 117 आदमी हमने उस काम पे लगा दिए हैं जो कि हर रोज़ 8 घंटे काम करते हैं। सो 33 दिन उस काम को करते हुए हो गए, और हमें पता चला कि ओनली 4/7 ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड। तो हाउ मैनी एडिशनल मैन हम एम्प्लॉय करेंगे ताकि जो हमारा वर्क है वो 46 डेज में ही कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो अभी आदमी काम करेंगे वो 9 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग 8 आवर्स अ डे। सो सबसे पहले तो हम रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। 4/7 वो बोल रहा है कि ऑलरेडी हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क बचा 3/7। अभी रिमेनिंग डेज क्या बचे हमारे पास, 46 डेज में हमें कंप्लीट करना है। 33 डेज ऑलरेडी गॉन है, तो ओनली 13 डेज हमारे पास बचे। अभी फ्रेंड्स, चेन रूल के अंदर हमेशा हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिस चीज़ को हमसे पूछा गया है, इस केस में हमें पूछा गया है कि हाउ मैनी एडिशनल मैन, यानी मैन को लेके बात हो रही है, तो हमेशा हम बाकी फैक्टर्स का कंपैरिजन हमेशा हमें जो चीज़ निकालें हम उसके साथ करेंगे। जैसे हमने इस एग्जांपल में किया है। जैसे अभी मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि टोटल मैन जो मेरे लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, चाहे वो रिमेनिंग वर्क है चाहे वो जो जितना हो चुका है, वो टोटल एक्स है। मैंने टोटल नंबर ऑफ मैन जो काम को कंप्लीट करेंगे 4 दिन में, मैंने एक्स कंसीडर कर लिया। अब मेरे पास काम 3/7 बचा। पहले 4/7 वर्क मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है, तो मेरा जो काम है वो 3/7। तो मेरे पास काम कम है, तो मेरे आदमी, मुझे कंपैरिजन किससे करना है, मैन से, क्योंकि मुझे एडिशनल नंबर ऑफ मैन निकालना है इस केस में। सो मेरा काम कम है तो मेरे आदमी काम जो लगेंगे वो कम लगेंगे। सो ये केस होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। उसके बाद मेरे पास पहले 33 दिन में मैंने जो काम किया वो 4/7 किया। 3/7 मुझे करना है 13 दिन में। मेरे पास डेज कम बचे हैं, तो मुझे आदमी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, यानी लेस डेज मोर मैन। सो ये केस होगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। पहले मैं 8 घंटे पर डे काम कर रहा था, मैं 9 घंटे कर रहा हूँ। मैं जो डेली घंटे काम कर रहा हूँ मैं, वो बढ़ गया है मेरा। तो मेरे जो नंबर ऑफ आवर्स डे हैं वो बढ़ गए हैं, तो मेरे कम आदमी काम पे लेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो मैंने आपको ये शो किया है। फर्स्ट केस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, अदर टू केसेस आर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो हमें चीज़ गिवन होती है उसको हम कंपेयर करते हैं सेकंड चीज़ से, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेकंड चीज़ को कंपेयर करते हैं फर्स्ट चीज़ से, जैसे मैंने इसमें करके दिखाया। So I'll write over this, and we have calculated that total number of men we require is 198 to complete this work in 46 days. So 117 आदमी हमने पहले लगाए थे इनिशियली। सो हमारे रिमेनिंग जो एडिशनल मैन है वो हम 81 आदमी अगर और लगा देते हैं, तो हम इस वर्क को 46 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। सो मैं आपको एक और एग्जांपल शो करता हूँ फ्रेंड्स। ए garrison of 3,300 men had provision for 32 days. When given at the rate of 850 grams per head, at the end of 7 days, a reinforcement arrives, and it was found that the provisions will last 17 days more. When given at the rate of 825 grams per head. So what is the strength of reinforcement?
सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एक गैरिसन है, एक उसे क्या बोल सकते हैं हम, एक कैंप लगा है 3300 बंदों का, जिसमें 32 दिनों के लिए एक प्रोविज़न है, खाना खाने का बंदोबस्त है, जो कि अगर हम 850 ग्राम पर हेड, अगर हम एक बंदे को 850 ग्राम खाना देते हैं तो वो 32 दिन तक चलेगा। सो 7 दिनों बाद, जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं उस प्रोविज़न के, एक री इन्फोर्समेंट वहाँ पे पहुँचती है, उस कैंप को ज्वाइन करती है, और फिर हमें पता चलता है कि वो जो प्रोविज़न्स हैं वो अब सिर्फ 17 दिन चलेंगे। जो चीज़ पहले 32 दिन चलनी थी, अब वो सिर्फ 17 दिन और ज़्यादा चलेगी। मतलब 7 दिन वो चल चुकी है, अब 17 दिन और ज़्यादा, यानी 17 और 7 24 दिन चलेगी। सो व्हेन अगर हम उसे 825 ग्राम्स पर हेड कर दें, पहले 850 ग्राम्स पर हेड था, अभी 25 ग्राम्स हम लेस करके पर हेड को देंगे, तो हमारा जो प्रोविज़न है वो 17 दिन और ज़्यादा चल जाएगा। सो अभी हमसे पूछा है जो रेनफोर्समेंट वहाँ पे वो अराइव हुई है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। 3300 मैन पहले ही हैं ऑलरेडी, जो अभी वो अराइव हुई है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। 3300 आदमियों को हम 3300 मैन टेकिंग 850 grams per head have provisions for 32 minus 7, uh, that is equal to 25 days. So how many men taking 825 grams each have provision for 17 days. इन्होंने बोला फ्रेंड्स 3300 आदमी हैं, 850 ग्राम पर हेड हम लोग दे रहे हैं, तो उनका प्रोविज़न है 32 माइनस 7, 25 दिनों के लिए। हाउ मैनी मैन टेकिंग 825 ग्राम्स ईच हैव प्रोविजन फॉर 17 डेज। सो अभी हम बोलते हैं कि हमारे पास जो राशन बचा है वो हमारे पास कम बचा है पर हेड। तो राशन अगर हमारे पास कम सॉरी, अभी इसके अंदर हमें क्या है, पहले हम 850 ग्राम राशन दे रहे थे, तो अभी हम 825 ग्राम राशन दे रहे हैं, तो हम लेस राशन दे रहे हैं पर हेड, तो जो हमारे नंबर ऑफ मैन है वो इंक्रीज हो जाएंगे, हम ज़्यादा बंदों को खिला सकते हैं, क्योंकि पहले 850 ग्राम एक आदमी को दे रहे थे, अब 825 ग्राम हम एक आदमी को दे रहे हैं, तो हमारे जो नंबर ऑफ मैन है वो इंक्रीज हो जाएंगे। दैट इज लेस राशन पर हेड, it will be more men. So it is a case of indirect proportion. Second case is less days, more men. अब हमारे पास जो दिन है वो 17 दिनों के लिए चल रहा है, यानी कि जो हमारा 32 दिनों तक चलना था उसमें से 7 दिन चल चुका है, तो जो बचा हुआ 25 दिनों तक चलना था वो हमारा अब चल रहा है 17 दिनों तक। तो यानी हमारे पास नंबर ऑफ डेज, वो राशन हमारा कम दिनों के लिए बचा है, तो इसका मतलब क्लियरली है कि ज़्यादा आदमी है खाने वाले, इसलिए वो कम दिन चलेगा राशन। सो इट इज़ ऑल्सो अ केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। सो आई राइट, राशन जो है, रेशो जो हम जिसमें हम दे रहे थे वो था पहले 820:850, पहले 850 था, अब 825 हम लोग लिखे हैं, और सेकंड जो डेज हैं वो 25 दिन चलने थे, 7 दिन चल चुका है, 17 दिन और चलेगा, और अगर ये रीइंफोर्समेंट ना आती तो वो 25 दिन चलता, तो अभी चलेगा 17 दिन। सो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो व्हाट विल बी, it is 3300 is to x. So how we have to sort it? By 850 into 17 by 25 is equal to 3300 by x. So if we calculate x, it will be 850 into 25 into 3300 divided by 825 into 17, that is equal to 55, that is equal to 5000. To calculate friends, 1 second, 25 3s are
75, 733, 17, 5, 85, 50, 33 is 100, that is 5,000. सो फ्रेंड्स, जो रिइंफोर्समेंट वहाँ पे आई थी, जो जिसकी वजह से जो राशन था वो 17 दिन और ज़्यादा चल सकता था। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैन आ गए हैं वहाँ पे, दैट इज़ 5,000। सो जो ऑलरेडी वहाँ पे 3300 बंदों के लिए प्रोविज़न था, सो जो एडिशनल रिइंफोर्समेंट थी वो थी 1700 मैन। सो इट इज़ वेरी सिंपल फ्रेंड्स। दिस केस हमें दिया था इस क्वेश्चन में कि एक कैंप है जिसमें 3300 आदमी है और उनका खाना खाने का प्रोविज़न है 32 दिनों के लिए, जब हम हर एक बंदे को 850 ग्राम दे रहे हैं। अभी आफ्टर 7 डेज एक रीइंफोर्समेंट वहाँ पे उनको ज्वाइन किया और पता चला कि जो अब प्रोविजंस खाना खाने का जो राशन बचा है वो 17 दिन ही और चल सकता है, और जिसमें कि हम 825 ग्राम पर हेड देंगे। तो हमसे पूछा गया कि वो जो रेनफोर्समेंट वहाँ पे आई थी वो उसमें कितने लोग थे, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी। सो अभी ये हमें पता है कि 3300 आदमी अगर 850 ग्राम पर डे लेते हैं तो 7 दिन बाद प्रॉब्लम आई है तो उनका खाना 25 दिन और चल सकता था। तो अब हमें निकालना है कि हाउ मैनी मैन, कितने मैन और रहेंगे कि वो 825 ग्राम अगर लेते हैं खाना पर हेड और उनका प्रोविज़न अगले 17 दिन तक चलता है, तो कितने मैन होंगे टोटल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो राशन का रेशो है देने का, पहले हम 850 ग्राम देते हैं, अब 825 ग्राम। अगर हम क्वांटिटी कम देंगे तो हम ज़्यादा आदमियों को फीड कर सकते हैं। सो लेस राशन पर हेड इज़ मोर मैन, इट इज़ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हमारे पास पहले वो राशन हमारा 25 दिनों तक चलना था, अब वो चलेगा 17 दिनों तक, तो लेस डेज हैं, इसका मतलब आदमी ज़्यादा है। क्योंकि हमसे यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ पूछी गई, आदमी पूछे गए हैं, तो मुझे कंपैरिजन हमेशा आदमी से करना। चेन रूल के अंदर ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ हमसे पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर, हमें उस चीज़ का कंपैरिजन करना है बाकी दिए हुए फैक्टर से। सो लेस डेज मोर मैन, कम दिन में राशन वो यूज़ हो रहा है, इसका मतलब आदमी खाने वाले ज़्यादा हैं, सो ये भी एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल केस है। So my total number of man is 5,000. So 3,300 is already there in that garrison. So 1,700 people is in the reinforcement that arrives there to join them. Uh, so it is the answer of this question. So hope friends, I have let you guys know about each and every problem of chain and rule. So if you guys uh, अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मैंने एक एक एग्जांपल आपको अच्छे से समझाया है, जिसमें आपको हर एक तरीके का एग्जांपल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का, और जब दोनों प्रोपोर्शंस को कंबाइन करके मैंने एग्जांपल में दिखाया है। तो इससे आपको कोई भी चेन एंड रूल का जो भी प्रॉब्लम है, मोस्टली इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारे CBSE एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर पूछा जाता है। तो आप इन प्रॉब्लम्स को अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो डोंट वरी, आपका जो भी क्वेश्चन CBSE एग्ज़ाम में आना वो इन्हीं प्रॉब्लम्स में से रिलेटेड प्रॉब्लम से ही आएगा, बस उनमें फिगर्स चेंज होगी बट क्वेश्चन यही रहेगा। सो आप इन जो क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉर्ट आउट करके आपको दिखाया, आप इन्हें ध्यान से समझिए और आप अपने CBSE एग्ज़ाम को करेक्ट, जो भी क्वेश्चन आएगा उसे इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी चेन एंड रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट उसमें लेंथी क्वेश्चंस नहीं, स्मॉल ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को कर लें तो ये बहुत सफिशेंट है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। और अगर आप CBSE के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को फॉलो कर लीजिए, जो मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं, आपका पेपर सॉर्ट आउट हो जाएगा बहुत ईजीली। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट and subscribe to my channel. Thank you so much friends.